आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश किए जारी। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने के दिए निर्देश। आम चुनाव की घोषणा के शंखनाद के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे जनसभा। टीडीपी और जनसेना आगामी चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। वहीं इंडी गठबंधन मुंबई में आज करेगा शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा समन। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और खेल की खबरों में नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृतिका। और हेडलाइंस के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ये पूरे दिशा निर्देश जो हैं वो इस वक्त जारी किए गए हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र इस वक्त लिखा गया है। और साथ ही इसमें लिखा गया है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। 24 घंटे के अंदर हटाने के ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापन सहित सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग, बैनर भी 48 घंटे के अंदर हटाए जाएं। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। तो ये पूरे दिशा निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की भी अनुमति जो है वो नहीं होगी। इस तरीके के कोई भी विज्ञापन अब आपको नजर नहीं आएंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए तुरंत कार्रवाई करें। ये दिशा निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आदर्श आचार संहिता जो है वो कल से लागू हो चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर को भी स्थापित इस वक्त किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उससे तुरंत ही उसका निपटारा किया जा सके। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे कि मतदाता जो है वो जागरूक हो और मतदान वाले दिन अपने घरों से बाहर निकले, मतदान करते हुए नजर आए। जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। वहीं आचार संहिता लागू होने के साथ ही देश में कई जगहों पर प्रशासन ने बैनर और पोस्टर हटाना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग और फ्लैक्स हटना शुरू हो गए हैं। अन्य रास्तों पर भी राजनीतिक प्रचार सामग्री को उतारने का काम जारी है। अब चुनाव होने तक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग आदि पर प्रतिबंध लग गया है।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे और उसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले बीते कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो चुकी है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये समन जारी किया है और ये अरविंद केजरीवाल को ईडी का नवा समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को बीते कल ही जमानत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और फिर 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों की हर तरफ निंदा हो रही है और इसी कड़ी में हिंदू सेना ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि इंडी गठबंधन सीएए के बहाने हिंदू, सिख और जैन को भारत में नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल हिंदू, जैन और सिख को अपराधी बता रहे हैं। संदेशखाली में ईडी पर हमले मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर और 2 सहयोगियों माफूजर मौला और शिलाजुर मौला को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। आलमगीर और 2 सहयोगियों को सीबीआई ने कल देर शाम काफी देर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले का आरोप है, जब ईडी शेख शाहजहां के घर छापा मारने के लिए गई थी। ईडी पर हमला करने के मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले एक बार फिर से सरकार्यवाह बनाए गए हैं। उन्हें 2024 से 2027 के लिए सरकार्यवाह पद पर फिर से चुना गया है। वो 2021 से सरकार्यवाह दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हरियाणा के धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से करीब 40 लोग घायल हो गए। इस घटना में कई लोग झुलस गए। एक घायल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे रोहतक रेफर किया गया। घायलों को रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है और उनकी 2 नावों को भी जब्त कर लिया है। इस बात की जानकारी रामेश्वरम मछुआरा संघ की तरफ से दी गई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वायुसेना आग बुझाने के काम में जुटा है। वायुसेना ने अब तक आग प्रभावित क्षेत्रों में अब तक लगभग 8000 लीटर पानी गिराया है। आग बुझाने के प्रयास में वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर वायुसेना की मदद कर रहा है। बॉम्बे बकेट MI-17V5 हेलीकॉप्टर के जरिए पानी को उठाकर प्रभावित क्षेत्रों में गिराया जा रहा है।
वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान को शुक्रवार देर शाम को नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुक के वेलिंगटन क्षेत्र में आग बुझाने की सूचना मिली थी। उसके बाद शनिवार सुबह को वायुसेना ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां चल रहे वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आज अंतिम दिन है। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न पैनल चर्चाओं, आध्यात्मिकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भारत के आध्यात्मिक इतिहास और पुस्तकों एवं संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता के लिए एक व्यापक अनुभव प्रदान करना है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आज आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आंकलन परीक्षा का आयोजन होगा। 23 राज्यों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि करीब 37 लाख शिक्षार्थी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंकलन परीक्षा में शामिल होंगे। आंकलन परीक्षा में 3 विषय पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सभी शिक्षार्थियों के क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस बार चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा के माध्यम से 100% साक्षरता घोषित कर सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात इंदौर की, जहां छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में शनिवार शाम भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस घटना में कई ऑटो रिक्शा और बाइक भी जल गई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान संचालकों का आरोप है कि जिस जगह से आग की शुरुआत हुई वहां अवैध रूप से पेट्रोल बिकता है, जिसके कारण आग और भीषण हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पूर्वी और मध्य भारत में वर्षा और आंधी तूफान के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुधवार तक बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। अगले 6 दिन तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और बर्फबारी का भी अनुमान है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर होती महिलाएं स्थानीय उत्पादों को दिला रही हैं वैश्विक पहचान। तो विलुप्त हो रहे बीजों के संरक्षण के लिए महिलाओं ने बनाया बीज बैंक। मिलवाएंगे आपको आदिवासी युवकों से जो कर रहे हैं पहाड़ी मैना का संरक्षण, और आपकी मुलाकात कराएंगे राम भक्त मोहम्मद सुलेमान से। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आम चुनाव 2024 का हुआ शंखनाद। कब और कहां आप डालेंगे वोट? क्या नया है इस बार? देखिए डीडी न्यूज की महा कवरेज। देश की धड़कन, देश की आवाज।
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4M यानी बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 प्रमुख चुनौतियां हैं और आयोग इससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम और प्रतिबद्ध है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव 2024 के लिए 4 लक्ष्य रखे हैं। यह 4 लक्ष्य 4M के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तय किए गए हैं, जिससे भारत के लोकतंत्र में मनी, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन की कोई भी भूमिका भारतीय लोकतंत्र में न रहे। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4Ms, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस व्हिच आर डन और एलिज टू बी डन अंडर MCC। मसल पावर रोकने के लिए आयोग ने सुरक्षा के प्रबंधन को और कड़ा किया है, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 24 घंटे निगरानी और जरूरत पड़ने पर ड्रोन के उपयोग को भी शामिल किया गया है। मनी पावर को रोकने के लिए आयोग ने चुनाव के दौरान धन के प्रभाव को रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें वित्त से जुड़ी संस्थाएं कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धन की जब्ती करने के लिए सक्षम हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए आयोग ने मीडिया मॉनिटरिंग और IT एक्ट के तहत कार्यवाही का प्रावधान किया है। वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े पक्षों के लिए कड़ी हिदायत दी है कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 4M का लक्ष्य बनाकर आयोग ने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने का मंत्र तय किया है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के इरादे से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा DDCA और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू भी मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को DDCA और इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस मौके पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू भी मौजूद रहे। दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले का उद्देश्य देश भर के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ साथ समाज के हर वर्ग के बीच समानता का भाव पैदा करना था। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग डिसेबल मतदाताओं के लिए सजगता से काम कर रहा है और इस मैच से एक संदेश दिया गया है कि देश का हर मतदाता बराबर है। जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, आयोग उनके ऊपर में एक बहुत ही सजगता के साथ कार्य कर रहा है। वो सबके सब हमारे इलेक्टोरल रोल में जुड़े, उनको हम वोटिंग की सुविधा दें और उनके अलावा उनको हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बूथ भी बनवाएं। तो ये एक मैसेज है कि ये लोग को कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, इन्हें बराबरी चाहिए खाली। और अगर आप देखिए आज कितना अच्छा क्रिकेट मैच इन लोगों ने खेला है, तो आप अगर इन्हें बराबरी देंगे, इनका सम्मान करेंगे, तो वो अपने आप से ऊपर आ जाएंगे। IDCA और DDCA के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला नजर आया। इस अनोखे मैच में DDCA की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वहीं खिलाड़ियों ने माना कि चुनाव आयोग का ये प्रयास खिलाड़ियों में आत्मविश्वास के साथ साथ वोटिंग के प्रति जागरूक करेगा। जो ECI कर रही है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है और इससे हमें एक और फायदा मिलेगा कि लोगों को लगेगा कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो हमें और सपोर्ट मिलेगा। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है ये मैच कराने का। जो युवा हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल हैं, वो भी ये ना सोचें कि हम नहीं कर सक पाते। और चुनाव आयोग ने कहा कि सभी एक बराबर हैं। इससे वो सभी लोगों को एक अवेयरनेस जाएगी, वो भी सोचेंगे कि जैसे जो बोलने सुनने वाले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे और एक वोटिंग प्रतिशत बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि सभी लोग एक समान हैं और आगे भारत का विकास होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और
जो हम मैच खेले हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच था, ऐसा नहीं था कि इजी मैच था। और उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग में भी दे शोड प्रॉमिस। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में देश भर के मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों में मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने, ईवीएम पर वोट करने का प्रशिक्षण, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और चुनाव में वोटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी भी दी जा रही है। चुनाव आयोग की हमेशा से कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग को चुनावी प्रक्रिया और चुनाव से अवगत कराया जाए। आईडीसीए और डीडीसीए के बीच ये मुकाबला इसी बात का प्रमाण है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी हो, दिव्यांग हो या अन्य कोई, घर से बाहर आए और अपने कीमती वोट का प्रयोग करके देश के लिए एक मजबूत सरकार चुने। कैमरामैन आशीष के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की भी उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति की कटु आलोचना से भी बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं भी सामने आई, जिन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया। वहीं गजा में भुखमरी के आसन खतरे के बीच इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर आज फिर से वार्ता शुरू करने के संकेत दिए हैं। कतर में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्निया ने कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के अधिकारियों से मुलाकात के बाद इस आशय के संकेत दिए। हमास की गजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग के चलते टूटी संघर्ष विराम पर वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री आज सुबह कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर, मिस्र और अमेरिका को हमास के साथ पुनः वार्ता शुरू करने के निर्णय की जानकारी दी जाएगी। इसी बीच गजा में जारी युद्ध में इजरायली सेना ने ताजा कार्रवाई में हमास के 15 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो की रैली में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अप्रवासन पर उठाए गए कदमों की आलोचना की और साथ ही कांगो से अपराधियों के आने की चेतावनी भी दी। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार बर्नी मोरेनो के समर्थन में रैली कर रहे थे। इसी बीच अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का विरोध कम नहीं हो रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। मिस्र के सबसे पुराने सिनेमेटोग्राफी स्टूडियो में से एक के अंदरूनी हिस्से में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। गीजा गवर्नरेट ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने अल हराम स्टूडियो में आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां भेजी। एहतियात के तौर पर कुछ पड़ोसी संपत्तियों से निवासियों को निकाला गया। इस स्टूडियो को 1940 के दशक में स्थापित किया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। वेनेजुएला में 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने कल कहा कि मतदान में 1 और 6 साल का कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए निकोलस मादुरो दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। 61 वर्षीय मादुरो को उपराष्ट्रपति केबेलो द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया और वो समर्थकों को संबोधित करने के लिए एक बड़े खेल मैदान में मंच पर आए। हाल ही के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वेनेजुएला के 13.9% लोग मादुरो को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जो विपक्षी उम्मीदवार मारिया कोरिना मचाडो के 54.5% से काफी पीछे है। उम्मीदवारों के पास पंजीकरण कराने के लिए 25 मार्च तक का समय है और ये स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष मचाडो के स्थान पर किसी अन्य का नाम बताएगा या नहीं, जिस पर विकल्प चुनने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं नाइजर की सरकार ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य सहयोग समझौते को तत्काल प्रभाव से तोड़ने की घोषणा की है। नाइजर की सैन्य जुंटा के प्रवक्ता कर्नल अमादो ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसकी घोषणा की।
ये घोषणा सैन्य जुंटा के साथ संपर्क को नवीनीकृत करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा के बाद एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के नाइजर छोड़ने के ठीक एक दिन बाद आई। पिछले साल तक नाइजर में लगभग 1100 अमेरिकी सैनिक थे, जहां अमेरिकी सेना 2 बेस से काम करती थी, जिसमें एक ड्रोन बेस भी शामिल है, जिसे एयरबेस 201 के नाम से जाना जाता है, जिसे $100 मिलियन से अधिक की लागत से मध्य नाइजर में अगाडेज के पास बनाया गया था। और वहीं आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दूर दूर तक लावा आसमान में दिखाई दिया। रिगजेंस प्रायद्वीप पर स्टोरा स्कोगफेल और हागाफेल के बीच ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस इलाके में 8 फरवरी को भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। दिसंबर से लेकर आइसलैंड में अब तक ये चौथी बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। वहीं अमेरिका के शिकागो में सेंट पैट्रिक दिवस की धूम रही और इस मौके पर नदी को हरे रंग में रंगा गया। इस मौके पर दुनिया भर से हजारों दर्शक शिकागो में जुटे, जिन्होंने शिकागो नदी को चमकदार हरे कैनवास में तब्दील होते हुए देखा। ये परंपरा 1962 से चली आ रही है, अब ये 69वें साल में है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।